हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही हम देखेंगे कि प्रियम्बल को पढ़ने से इसके बेसिक स्ट्रक्चर का पता चलता है। प्रियम्बल से जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में हम प्रियम्बल से जुड़े कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि प्रियम्बल क्या है, क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है और प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम प्रियम्बल की जो कीवर्ड्स हैं पहले उन्हें डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो केस है उन सभी केसेस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वी आर द पीपल ऑफ इंडिया की, यानी कि जिसे हिंदी में हम भारत के लोग कहते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है, वो यहाँ की जनता होगी। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि भारत की जनता में ही भारत की सारी शक्ति निहित है। तो जैसा हम प्रियम्बल में देखते हैं, जो हमारी प्रियम्बल है वो हम भारत के लोग वर्ड से शुरू होती है। एक छोटा सा फ्रेज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फ्रेज को पढ़ने से हमें पता यही चलता है, साफ साफ पता चलता है कि जो इंडिया का जो पूरा जो पावर का सोर्स है वो यहाँ की जनता होगी। अब बात करते हैं सेकंड वर्ड की जो प्रियम्बल में यूज किया गया है, वो है सॉवरेन वर्ड, यानी कि प्रभुता संपन्न। इसका मतलब है कि इंडिया इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी भी फॉरेन गवर्नेंस यानी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। सारी जो पावर होगी वो भारत की जनता में निहित होगी। साथ ही इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी के मामले में भी पूरी तरह से फ्री है, वो किसी भी देश के साथ फ्रेंडशिप और संधि कर सकता है। इसके बाद आता है थर्ड वर्ड जो है हमारा सोशलिस्ट यानी समाजवाद। वैसे तो इस वर्ड की कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन देना सिंपल नहीं है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि ये वर्ड इस बात को क्लियर कर देता है कि देश में जो भी प्रोडक्शन के मुख्य आपके साधन हैं उन पर पूरा का पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। चूँकि भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसको अपनाया गया है और समाजवाद इस डायरेक्शन में एक नया स्टेप है। इसके बाद आता है फोर्थ वर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्युलर वर्ड, यानी जिसे हिंदी में पंथ निरपेक्ष के रूप में यूज़ किया गया है। इस वर्ड को डिस्कस करना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष वर्ड यूज़ किया गया है, जिसका मतलब है कि इंडिया का कोई भी स्टेट किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन को यानी किसी भी विशेष धर्म को राजधर्म की मान्यता नहीं देगा, बल्कि सभी रिलीजन्स के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। साथ ही पंथ निरपेक्ष का एक और सिंपल मीनिंग ये भी है कि केवल धर्म के आधार पर ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे जो संप्रदाय होते हैं उनमें भी किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेद नहीं किया जाएगा। इसी तरह से यदि डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्रात्मक की बात की जाए तो इस वर्ड का मीनिंग ये है कि इंडिया में जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा वो यहाँ की जनता द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स चलाएंगे। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सिंपल मीनिंग यही होता है कि देश में जो पूरा का पूरा शासन चलता है वो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही चलाया जाता है। हमारे संविधान में भी यही व्यवस्था अपनाई गई है और अगर देखा जाए तो हर 5 साल बाद जनता को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है रिपब्लिक यानी कि गणराज्य, जिसका मीनिंग है इंडिया में वंशानुगत राजा की जो परंपरा है उसका एंड हो गया है। दूसरे शब्दों में अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो इंडिया में किसी भी राजा का शासन ना होके यहाँ जनता के द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स ही कंट्री के गवर्नेंस को चलाएंगे। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट ही पूरी एग्जीक्यूटिव का सुप्रीम होता है और सभी पावर उसके हाथ में होती है, लेकिन वो उन पावर्स का यूज़ कैबिनेट की एडवाइस पर ही कर सकता है। एक और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स में देखने को हमें मिलता है वो है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब राष्ट्र की एकता और अखंडता। इस छोटे से सेंटेंस को आप आर्टिकल 1 के साथ अच्छी तरह से समझ पाएंगे क्योंकि आर्टिकल 1 में क्लियरली ये कहा गया है कि इंडिया जो है वो शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। इससे ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इंडिया के किसी भी स्टेट को सेपरेट मतलब अलग होने का राइट नहीं है। साथ ही देश के किसी भी नागरिक को कंट्री की इंटीग्रिटी यानी अखंडता के अगेंस्ट कुछ भी कहने या करने को मना करता है। इसके साथ ही आर्टिकल 19 में भी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के नाम से एक रेस्ट्रिक्शन भी जोड़ा गया है। अब बात करते हैं प्रियम्बल के बाद में ऐड किए गए वर्ड्स की, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स 1976 में जोड़े गए हैं। 3 वर्ड्स ऐसे हैं प्रियम्बल में जो बाद में अमेंडमेंट करके जोड़े गए हैं। जैसे ये 3 वर्ड हैं। सबसे पहला वर्ड आता है सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष।
सेकंड वर्ड है सोशलिस्ट यानी समाजवाद, और थर्ड वर्ड है इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन यानी राष्ट्र की अखंडता। अब इनसे रिलेटेड केसेस पर डिस्कस करेंगे जिनसे ये तीनों वर्ड इस प्रियम्बल में ऐड किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्युलर वर्ड की, जो अरुण रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिस्कस किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्युलर वर्ड का पॉजिटिव मीनिंग होता है जिसके अकॉर्डिंग सभी रिलीजन्स की नॉलेज होना और उसके लिए रिस्पेक्ट की फीलिंग होनी चाहिए। यानी यदि देखा जाए तो अरुण रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सेक्युलर वर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी तरह से डिस्कस किया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट, जिसको DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्लियरली इंटरप्रेट किया गया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशलिज्म का जो बेसिक एलिमेंट है वो सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस यानी जो कमज़ोर वर्ग है उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा करना है, उन्हें लाइफ टाइम सोशल सिक्योरिटी की गारंटी देना है। इसका मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी और इनकम के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इंडिया में सोशलिज्म वैसा ही है जैसा हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ये तो बात थी उन 3 केसेस की जो 3 वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, जो प्रियम्बल में बाद में जोड़े गए हैं। अब बात करते हैं प्रियम्बल पर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग केसेस में जो जजमेंट दिए गए हैं उनकी। सबसे पहले आता है इनरी बेरुबारी यूनियन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट तो है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंस्पिरेशनल पार्ट हो सकता है लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं हो सकता। इसके ना रहने से कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक पर्पस है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल का जो केस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस रहा है। इस केस में 13 जजों की बेंच बनाई गई थी, 7-6 के बहुमत से इसमें जजमेंट दिया गया था। इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी केस में दिए गए अपने जजमेंट को चेंज कर दिया और ये क्लियर कर दिया कि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। किसी भी और एक्ट में प्रियम्बल को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जितनी कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजंस हैं उसमें प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस केस में चीफ जस्टिस सीकरी ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट ही नहीं बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह से रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी प्रियम्बल को फॉलो करते हुए आर्टिकल 39A को भी डिस्क्राइब किया गया है। इस तरह से ये जो केसेस हमने डिस्कस किए हैं, जैसे अरुण रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनरी बेरुबारी केस और केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल केस, ये जो केसेस हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं प्रियम्बल के हिसाब से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो समय समय पर अपने जजमेंट्स दिए हैं उन केसों में केशवानंद भारती का जो केस रहा है वो एक लैंडमार्क केस रहा है, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि आप भले ही कितने भी अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करें लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, ये तो इस केस में क्लियर कर दिया। क्या आप जानते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले प्रियम्बल को शामिल किया गया था? इसके बाद सभी कंट्रीज़ ने धीरे धीरे करके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को शामिल कर लिया, जिसमें इंडिया भी शामिल है। अब हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रियम्बल क्या है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। दूसरे शब्दों में हम प्रियम्बल को भारतीय संविधान की भूमिका या परिचय भी कह सकते हैं। फेमस जूरिस्ट N.A. पालकीवाला ने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन कहा है। साथ ही ये भी जानना ज़रूरी है कि प्रियम्बल की जो ड्राफ्टिंग है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर बेस्ड है। हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है, तो इसका भी आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड्स जोड़े गए हैं, तो इसका आंसर है हाँ, प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रियम्बल क्यों इम्पोर्टेंट है। अब इसके लिए हमें प्रियम्बल को थोड़ा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि प्रियम्बल में
तीनों तरह के जस्टिस की बात की गई है, जैसे पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। और 5 तरह की फ्रीडम की बात की गई है, जैसे फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड फ्रीडम ऑफ वर्शिप। 2 तरह की इक्वालिटी की बात की गई है, जैसे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। साथ ही इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी की भी बात की गई है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन डिग्निटी के सभी इंपॉर्टेंट बेसिस पर जोर देता है। इन सभी बेसिस को प्रियम्बल में जोड़कर कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन पर्पस है, हम उसे समझ सकते हैं। हालांकि इन सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल्स बनाए गए हैं, जैसे आर्टिकल 14 to 18 तक राइट टू इक्वेलिटी दिया गया है, आर्टिकल 19 to 22 तक राइट टू फ्रीडम दिया गया है, और भी कई सारे ऐसे सभी फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक डिस्क्राइब्स किए गए हैं। तो इस तरह से प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है।